So good morning everyone. My name is Ankit and today we are going to discuss about the language acquisition theory which was given by the Noam Chomsky. तो जो नोम चॉम्स्की थे उन्होंने इस थ्योरी में हमें ये बताया है कि जो हमारी लैंग्वेज होती है उसको हम किस तरह से सीखते हैं या फिर किस तरह से एक्वायर करते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कई तरह के टर्म्स भी दिए हैं इस थ्योरी में जो कि बहुत कंफ्यूजिंग लगते हैं बच्चों को कई बार। तो ये थ्योरी थोड़ी सी बड़ी हो सकती है, तो आप पेशेंस के साथ इसको पूरा देखिएगा, जब भी आपको ये थ्योरी अच्छे से समझ आएगी और आप जितने भी क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक पार्ट होता है। किसका पार्ट होता है? वो पार्ट होता है हमारे कॉग्निटिव डेवलपमेंट का। कॉग्निटिव डेवलपमेंट मतलब कि हमारा मानसिक विकास। हमारे मानसिक विकास में तो और भी बहुत सारी चीजें आ जाती हैं, जैसे कि आपका आ जाता है सोशियो इमोशनल डेवलपमेंट, कि हम किस तरह से हमारे इमोशंस को और जो हमारी सोसाइटी है उसके साथ इंटरेक्ट करते हैं और किस तरह से हमारे इमोशंस को कंट्रोल करते हैं या उनको रेगुलेट करते हैं। साथ ही साथ जो हमारी रीजनिंग एबिलिटी होती है, रीजनिंग एबिलिटी मतलब कि किसी भी चीज के पीछे के रीजन को डिसाइड करना या फिर किसी भी चीज के सही या गलत एस्पेक्ट्स को देखकर उस पर डिसीजन लेना, ये होती है रीजनिंग एबिलिटी। उसी तरह से जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो भी क्या है, हमारा एक कॉग्निटिव डेवलपमेंट का क्या है, पार्ट है, उसका एक हिस्सा है। जो हमारा मानसिक विकास होता है उसका एक हिस्सा है। और हमारा मानसिक विकास कैसे होता है? धीरे धीरे जैसे जैसे हम सोसाइटी के साथ इंटरेक्ट करते हैं और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है, दोनों ही चीज़ों की वजह से हमारा मानसिक विकास होता है। तो उसी तरह से हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट भी दोनों चीज़ों की वजह से होता है। तो हम कैसे सीखते हैं लैंग्वेज? तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये होता है कि जो भी हमारे आसपास के लोग हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, दोस्त हैं, टीचर्स हैं, यार हैं, कोई भी है, उनसे क्या करते हैं, हम इंटरेक्ट करते हैं, उनसे बातें करते हैं। वो बात किसी भी तरह से हो सकती है, फॉर्मल हो सकती है, इनफॉर्मल हो सकती है, खेलते टाइम हो सकती है, लड़ते टाइम हो सकती है, या फिर उनको सुनते टाइम हो सकती है पैसिव वे में। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, ये एक तरीका है लैंग्वेज को सीखने का। या फिर एक और तरीका है लैंग्वेज को सीखने का कि जब हम पैदा होते हैं तो ऑलरेडी हमारे अंदर कुछ लैंग्वेज को सीखने की एबिलिटीज पहले से ही इनेट हो, मतलब कि हमारे अंदर पहले से ही वो प्रेजेंट हो, मौजूद हो, ऐसा भी हो सकता है। तो बेसिकली दो तरीके हो गए लैंग्वेज को सीखने के लिए। एक तो हो गया इंटरेक्शन के थ्रू, दूसरों के साथ इंटरेक्ट करके, उनके साथ इन्वॉल्व होके, उनको सुनकर या उनके साथ बातें करके। या दूसरा है कि हमारे अंदर ऑलरेडी बर्थ से, मतलब कि जब हमारा जन्म होता है, जब से एबिलिटी हो, किस चीज़ की एबिलिटी हो, लैंग्वेज को सीखने की, या फिर कुछ चीज़ें हम लैंग्वेज के बारे में ऑलरेडी सीख कर आ रहे हैं। तो ये हो गए आपके दो तरीके लैंग्वेज को सीखने के। तो जो इस पर जो भी लोग थे, हमारे लिंग्विस्ट थे या जो भी फिलोसफर्स थे, वो दो चीज़ों में बढ़ जाते हैं, वो दो भागों में बढ़ जाते हैं। एक है नेटिविज्म और एक है बिहेवियरिज्म। जो नेटिविस्ट लोग थे या जो नेटिविज्म में बिलीव करते थे, उनका ये मानना था कि जो हमारी हेरिडिटी होती है, मतलब कि जो हमें जीन्स मिलते हैं हमारे पेरेंट्स से, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट में। कि अगर कोई भी बच्चा किसी लैंग्वेज को सीखता है तो वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि उसके जो उसे जीन्स मिले हैं वो कैसे मिले हैं। या फिर हम कह सकते हैं कि वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि कई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो कि बच्चा बचपन से ही सीख कर आता है। तो जो लोग नेटिविज्म में बिलीव करते थे, उनका ये मानना था कि हमारे अंदर कुछ चीज़ें जन्म से ही मौजूद होती हैं, मतलब कि जो हमारी हेरिडिटी होती है वो कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल है हमारे डेवलपमेंट के लिए। वो डेवलपमेंट हमारा मेंटल डेवलपमेंट हो सकता है, वो डेवलपमेंट हमारा कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सकता है, वो सोशल डेवलपमेंट हो सकता है, या फिर वो लैंग्वेज डेवलपमेंट भी हो सकता है। ऐसे ही जो लोग बिहेवियरिज्म में बिलीव करते थे या जो लोग बिहेवियरिस्ट थे, उनका ये मानना था कि जो भी हम चीज़ें सीखते हैं या जो भी हमारा डेवलपमेंट होता है, चाहे वो कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो, चाहे वो लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, चाहे वो इमोशनल डेवलपमेंट हो, वो कैसे होता है, जब हम लोगों के साथ इंटरेक्ट करते हैं, घुलते मिलते हैं, बातें करते हैं, उनकी बातें सुनते हैं। तो ये था आपका नेटिविज्म एंड बिहेवियरिज्म। तो जो लिंग्विस्ट थे या जो लोग लैंग्वेज के बारे में अपने व्यूज रखते थे, उसके बारे में पढ़ाई करते थे, वो लोग दो भागों में बट गए। एक थे आपके नोम चॉम्स्की, जिनके बारे में ये थ्योरी है, और दूसरे थे आपके बीएफ स्किनर एंड अल्बर्ट बंडूरा,
तो जो BF स्किनर और जो एल्बर्ट बंडूरा थे वो थे आपके बिहेवियरिस्ट, मतलब कि वो ये बिलीव करते थे कि कोई भी बच्चा लैंग्वेज कब सीखता है, जब वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करता है, उनके साथ घुलता मिलता है। साथ ही साथ जो बिहेवियरिस्ट थे उनका ये मानना था कि जो बच्चों का दिमाग होता है वो कैसा होता है, क्लीन स्लेट की तरह होता है, एक कोरे कागज की तरह होता है, या हम बोले तो एक ब्लैंक बुक की तरह होता है कि जिस पर आप कुछ भी चाहे तो ऐड कर सकते हैं या लिख सकते हैं। और वो लिखा कैसे जाएगा या फिर ऐड कैसे किया जाएगा, वो लिखा जाएगा जब लोगों के साथ वो इंटरेक्ट करेंगे। मतलब कि जो उनके जीन्स मिले हैं और जो उनका एनवायरनमेंट है उसके साथ क्या होगा, एक इंटरेक्शन होगा या फिर उनके साथ एक तरह का कनेक्शन होगा। तो ये मानना था आपका बिहेवियरिस्ट का। तो आगे देखते हैं कि जो नोम चॉम्स्की थे उन्होंने किस तरह से अपनी थ्योरी आगे रखी है। तो जो आपके नोम चॉम्स्की थे वो क्या थे, वो एक नेटिविस्ट थे। मतलब कि वो इस बात में बिलीव करते थे कि जो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो किस वजह से होता है, वो होता है हमारी हेरिडिटी की वजह से। मतलब कि जो जीन्स हमें हमारे पेरेंट्स से मिले हैं उनकी वजह से हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है, या फिर जो हमारी हेरिडिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो आगे देखते हैं इन्होंने क्या क्या चीज़ें बताई। तो जो आपके नॉम चॉम्स्की थे इनका ये मानना था कि जो हमारा माइंड होता है वो बेसिकली क्या होता है, एक नोटबुक की तरह होता है। लेकिन वो नोटबुक खाली नहीं होती, वो ब्लैंक नहीं होती, उसके अंदर पहले से ही बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रेजेंट होती हैं। और वो प्रेजेंट कब से होती हैं, वो बाय बर्थ प्रेजेंट होती हैं। मतलब कि जब हम जन्म लेते हैं, जब से ही हमारे माइंड के अंदर बहुत सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं हमारे लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो जो हमारे नॉम चॉम्स्की थे उन्होंने बताया कि जो हमारा माइंड होता है वो एक क्लीन स्लेट नहीं होता। तो उन्होंने बताया कि जो हमारे माइंड के अंदर ऑलरेडी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं उनको क्या बोला जाता है, उनको बोला जाता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। मतलब कि हमारे दिमाग के अंदर ऑलरेडी एक लर्निंग एरिया होता है, स्पेसिफिक एरिया होता है, जिससे कि हम इजीली लैंग्वेज को सीख पाते हैं या उसको एक्वायर कर पाते हैं। इसी चीज़ को बोला जाता है LAD, मतलब कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। डिवाइस का मतलब ये नहीं है कि वहाँ पर कोई मशीन का पार्ट लगाया हो। डिवाइस का बेसिक मतलब ये है कि हमारे दिमाग के अंदर एक एबिलिटी होती है, कि हमारे अंदर एक क्षमता होती है कि जिससे हम चीज़ों को ईजिली सीख पाते हैं या फिर हम लैंग्वेज को बहुत अच्छे से एक्वायर कर पाते हैं। और जो ये LAD होता है, इसी की वजह से क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उसके अंदर क्या आ जाती है, यूनिवर्सल ग्रामर। यूनिवर्सल ग्रामर से मेरा मतलब ये है कि जो हमारा बेसिक स्ट्रक्चर होता है किसी भी लैंग्वेज का वो तो सेम ही होता है, जैसे कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसी तरह से बेसिक स्ट्रक्चर चलता रहता है किसी भी लैंग्वेज का। तो इसी चीज को बोला गया है यूनिवर्सल ग्रामर। मतलब कि बच्चों के अंदर पहले से ही सेंटेंस को फ्रेम करने की और सेंटेंसेस को बनाने की एक एबिलिटी होती है। वो एबिलिटी आती है LAD की वजह से। LAD क्या होता है, लैंग्वेज एक्विजिशन एबिलिटी। और उसी की वजह से बच्चों के अंदर एक और चीज पाई जाती है, वो है यूनिवर्सल ग्रामर, जो कि एबिलिटी होती है सेंटेंसेस को बनाने की। बस जो बच्चे होते हैं उनको अपने जो आसपास का वातावरण है उससे क्या करना होता है, जो वोकैबुलरी होती है उसको बोरो करना होता है या उसको सीखना होता है। जैसे कि जो भी हमारे आसपास की चीज़ें होती हैं, जैसे कि हैट हो गई या फिर पेंसिल हो गई या फिर कोई बाइक है, ये सब क्या है, वोकैबुलरी वर्ड्स हैं। बच्चा सिर्फ इन चीज़ों को सीखता है अपने एनवायरनमेंट से। बाकी जो सेंटेंस को फ्रेम करने की एबिलिटी है वो तो बचपन से ही होती है उसके माइंड के अंदर। और वो क्यों होती है, वो होती है LAD की वजह से। तो हमने क्या सीखा कि जो बच्चा होता है वो अपने आसपास के वातावरण से या आसपास के एनवायरनमेंट से, लोगों के मुंह से सुनकर, लोगों की बातें सुनकर वो वोकैबुलरी को सीख जाता है और फिर वो सेंटेंसेस फ्रेम करने लगता है। और सेंटेंसेस फ्रेम करने की एबिलिटी कहाँ से आती है उसके अंदर, उसके अंदर वो आती है LAD की वजह से, जो कि होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, जो कि उसके अंदर बर्थ से ही प्रेजेंट होता है। तो बच्चा इसकी वजह से क्या करता है, अलग अलग सेंटेंसेस बनाने लगता है, जैसे कि आई लव वीकेंड्स, यू लर्न इंग्लिश, गिव मी फूड, माई नेम इज दिस, माई नेम इज दैट। इस तरह की चीजें वो इजिली बोलने लगता है, वो सेंटेंसेस इजिली बनाने लगता है। तो जो LAD होता है और जो यूनिवर्सल ग्रामर होती है, इन दोनों चीजों की वजह से ही
कोई भी बच्चा अगर किसी भी एनवायरनमेंट में रहे, मतलब कि अगर उसे हम किसी भी एनवायरनमेंट में रख दें, चाहे वो एनवायरनमेंट अच्छा हो चाहे बुरा हो, जहाँ पर लैंग्वेज पे ध्यान दिया जाता हो चाहे ना दिया जाता हो, फिर भी कोई भी बच्चा लैंग्वेज तो ईजिली सीख ही जाएगा। मतलब कि कोई भी बच्चा जो होता है उसको लैंग्वेज बोलना तो आ ही जाता है, चाहे वो किसी भी एनवायरनमेंट में रहे। तो कोई भी बच्चा होता है वो लैंग्वेज बोलना इजिली सीख जाता है, और ये होता है आपका एलएडी और यूनिवर्सल ग्रामर की वजह से। साथ ही साथ जो आपके नोम चोम्स्की थे, इन्होंने एक टर्म दिया है जिसका नाम है पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस, या फिर पॉवर्टी ऑफ एविडेंस, या पॉवर्टी ऑफ इनपुट। जो स्टिमुलस है उसका मतलब, और जो एविडेंस है उसका मतलब, जो इनपुट है उसका मतलब, तीनों का मतलब सेम है। ये जो टर्म है ये दी थी आपकी नोम चोम्स्की ने, और ये क्यों दी थी? ताकि जो उन्होंने थ्योरी दी है उसको वो प्रूव कर पाए। उन्होंने क्या थ्योरी दी थी कि जो हमारे अंदर इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की, ये थ्योरी थी उनकी। तो उन्होंने हमें बताया कि जो स्टिमुलस होते हैं वो दो तरह के होते हैं। मतलब कि जब हमें लैंग्वेज कोई भी सिखाता है तो दो तरह के तरीकों से सिखाता है। जैसे कि पॉजिटिव एविडेंस। पॉजिटिव एविडेंस से मतलब है वो एग्जाम्पल्स जो कि करेक्ट लैंग्वेज के हों, मतलब कि जो ग्रामेटिकली करेक्ट हों। जैसे कि अगर हम किसी बच्चे को सिखाते हैं कि गो का मीनिंग होता है जाना, तो ये क्या है? हमारा पॉजिटिव एविडेंस है। लेकिन कई बार क्या होता है, जब बच्चा ये चीजें सीखता है तो वो खुद भी ट्राई करता है चीजों को बोलने का, तो वो चीजें गलत करने लगता है। जैसे वो गो से क्या बना देगा? गोड। गो का लेकिन सेकंड फॉर्म क्या होना चाहिए? वेंट। लेकिन उसे पता नहीं है, तो यहां पर जब उसे लोग बताएंगे कि वेंट होता है, गोड नहीं होता, तो वो सीख पाएगा। तो मान लीजिए अगर कोई भी बच्चा सिर्फ जो ये आपके एविडेंसेस होते हैं कि किसी ने हमें सिखाया, पॉजिटिव एविडेंस से भी और नेगेटिव एविडेंस से भी, मतलब कि हर कोई हमें ये तो नहीं करता ना कि सिखा रहा होता है कि ये चीज़ सही है और ये गलत है। जो भी हमें हमारे पेरेंट्स से या हमारे टीचर्स से या जो भी हमारा एनवायरनमेंट है उससे जो इनपुट मिलता है वो तो लिमिटेड होता है ना, थोड़ा सा ही तो होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि जो भी सेंटेंसेस हम बोलते हैं वो सारे के सारे हमें हमारे पेरेंट्स ही बताएं या हमारे टीचर्स ही सिखाएं, या वो सेंटेंसेस हमने हमेशा सुने ही हों। ऐसा तो जरूरी नहीं है ना। तो अगर बच्चा स्टिमुलस से सीखता या एविडेंस से सीखता या इनपुट से सीखता तो उसे तो इनकी कमी महसूस होती ना। तो अगर बच्चा स्टिमुलस से सीखता, एविडेंस से सीखता या फिर इनपुट से सीखता, तो बच्चे को सीखने के लिए कहीं ना कहीं इन स्टिमुलस की कमी महसूस होती, और उसी कमी को नाम दिया गया है पोवर्टी। पोवर्टी में क्या होता है? बेसिकली गरीबी होती है और फिर हमें चीज़ों की कमी होती है। तो जो आपके नोम चोम्स्की थे उन्होंने ये बताया कि अगर बच्चा स्टिमुलस से सीखता तो उसे कहीं ना कहीं पोवर्टी ऑफ स्टिमुलस फील होती या उसे महसूस होती, क्योंकि जो भी हमारे आसपास का एनवायरनमेंट है या हमारे टीचर्स हैं या जो हमारे पेरेंट्स हैं या जो भी हमारे कलीग्स हैं, जो भी हैं हमारे सिबलिंग्स हैं, वो सब लोग हमें सारे के सारे स्ट्रक्चर तो नहीं सिखा सकते ना। हर कोई तो हमें आकर ये नहीं बताएगा हर बार कि गोड नहीं होता, वेंट होता है। इस तरह की गलतियां तो बहुत सारी हो सकती हैं, तो हर गलती तो हमारी सुधारी नहीं जा सकती ना। तो इसलिए उन्होंने इस चीज का कंसेप्ट दिया पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस का। तो मान लीजिए अगर जो ह्यूमंस होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनके अंदर कोई भी एलईडी नहीं होता, मतलब कि उनके अंदर कोई भी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस नहीं होता, उनके अंदर कई चीजें बर्थ से प्रेजेंट नहीं होती, और वो केवल लैंग्वेज जो सीखता वो केवल किससे सीखता? स्टिमुलस से सीखता या इनपुट से सीखता या एविडेंस से सीखता, तो क्या होता? उसे पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस फील होती। इसका मतलब ये है कि जो बच्चा है उसके अंदर एलईडी पाया जाता है और उसके अंदर इनेट एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की। तो इस तरह से जो हमारे नोम चोम्स्की थे उन्होंने अपनी थ्योरी को प्रूव कर दिया इस कंसेप्ट को देकर, जो कि है पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस। क्योंकि हमें पॉवर्टी ऑफ स्टिमुलस फील नहीं होती, इसका मतलब ये है कि हम लैंग्वेज को कहीं ना कहीं एलईडी की वजह से ही सीखते हैं। मतलब कि हमारे अंदर जन्मजात एक एबिलिटी होती है लैंग्वेज को सीखने की। साथ ही साथ इन्होंने एक और कंसेप्ट दिया था जो कि था जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। जनरेटिव से मतलब होता है प्रोड्यूस करना, किसी भी चीज को बनाना, एंड ट्रांसफॉर्म का बेसिक मतलब होता है चेंज करना, एंड ग्रामर बेसिकली क्या होता है? रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं। तो जो नोम चॉम्स्की थे उनका ये मानना था कि जो एक बच्चा होता है
उसके अंदर एबिलिटी होती है बहुत सारे सेंटेंसेस बनाने की, या उनको फ्रेम करने की, या प्रोड्यूस करने की। और वो सेंटेंसेस कैसे होते हैं? नए नए होते हैं, जो कि किसी ने आज तक सुने ही ना हो। या फिर उसके अंदर उन सेंटेंसेस को एक और अलग सेंटेंस में ट्रांसफॉर्म करने की भी एबिलिटी होती है, मतलब कि उनको चेंज करने की एबिलिटी होती है। और वो बच्चा किस तरह से कर सकता है? वो कर सकता है उसका नेगेटिव फॉर्म बना के, उसका पैसिव फॉर्म बना के, या उसको क्वेश्चन फॉर्म में बना के। साथ ही साथ और बहुत सारे तरीके हैं जिनसे एक बच्चा एक सेंटेंस को, एक बेसिक सेंटेंस को अलग अलग सेंटेंसेस में कन्वर्ट कर सकता है, मतलब उसको ट्रांसफॉर्म कर सकता है। इसकी जो एबिलिटी है, यही जो एबिलिटी है, इसी एबिलिटी को नाम दिया है आपका जनरेटिव ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर। तो जो यहाँ पर बेसिक सेंटेंस है उसको आप ले लीजिए गेहूं के आटे की तरह, और उसको ट्रांसफॉर्म करके हम कई चीज़ों में बना सकते हैं। जैसे कि उससे बना लिया आटे का हलवा, या फिर उससे रोटी बना सकते हो, या फिर उससे पराठा भी बना सकते हो। तो ये चीज़ मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो आगे टॉपिक आने जा रहा है उसमें ये आपको समझने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। जैसे कि अभी हमने देखा कि जो बच्चा होता है उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर पाई जाती है। और जनरेटिव का मतलब मैंने क्या बताया? नए नए सेंटेंसेस बनाना जो कि पहले किसी ने सुने ही ना हो। तो जैसे कि एक बच्चा जो कि रात को पिलो के साथ सोता है, या अपने पिलो को हग करके सोता है, वही जब नेक्स्ट मॉर्निंग अपनी कैट के साथ खेल रहा है तो उसे ऐसा फील हो रहा है कि जो उसकी कैट है वो कहीं ना कहीं पिलो के साथ रिजेंबल करती है, क्योंकि जो उसके फर हैं वो उसको सेम फील दे रहे हैं जो कि उसे फील उसके पिलो से मिलता था, या उसके तकिए से मिलता था। तो वो बच्चा बोलता है यू आर माई पिलो। वो कैट को क्या बोल रहा है? यू आर माई पिलो। तो जो ये सेंटेंस है, क्या ये कभी उसने सुना होगा? नहीं ना। साथ ही साथ ना ही ये सेंटेंस किसी टीचर ने उसको बताया होगा, लेकिन फिर भी वो इस तरह के सेंटेंस को बना पा रहा है, अपने आप से इन्वेंट कर पा रहा है। इसे ही बोला जाता है ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर। साथ ही साथ जो आपके नोम चॉम्स्की थे, उन्होंने जो उनकी ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर है उसके अंदर दो तरह के स्ट्रक्चर दिए हैं, जिसमें पहला है डीप स्ट्रक्चर और दूसरा है सरफेस स्ट्रक्चर। डीप स्ट्रक्चर बेसिकली क्या होता है? जो भी चीजें हम सिंपली बोल देते हैं, या फिर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिमेंटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस। सिमेंटिक का मतलब क्या होता है? मान लीजिए अगर मैं बोलूं आपको ट्री, तो आप बोलेंगे ट्री का मतलब पेड़। तो ये उसका सिमेंटिक मीनिंग नहीं हुआ। सिमेंटिक का मतलब होता है, अगर आप किसी को समझाएं कि ट्री का मतलब क्या होता है, एक ऐसी वस्तु जिसके अंदर एक तना हो और बहुत सारी पत्तियां हो और उस पर फल लगते हो, तो ये होगा उसका सिमेंटिक मीनिंग। तो यहाँ पर जो डीप स्ट्रक्चर होता है उसमें किस चीज पर ध्यान दिया जाता है? उस पर कंसेप्ट पर ध्यान दिया जाता है, साथ ही साथ जो आपकी आइडिया और फीलिंग्स होती हैं उस पर ध्यान दिया जाता है। और जिन वर्ड्स की हेल्प से या जिस लैंग्वेज की हेल्प से उस कंसेप्ट या आइडिया को या उस डीप स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट किया जाता है, उसे बोला जाता है सरफेस स्ट्रक्चर। अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलें तो जो सरफेस स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? वो डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं, या डिफरेंट रूप होते हैं, अलग अलग उसके रूप होते हैं डीप स्ट्रक्चर के। सरफेस स्ट्रक्चर क्या होता है? अलग अलग रूप होते हैं डीप स्ट्रक्चर के। तो इसको आगे चल के अच्छे से देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो मान लीजिए अगर आप किसी को बोलते हैं कैन यू रिपीट इट, ये सेंटेंस आपने बोला, तो ये क्या हो गया? आपका डीप स्ट्रक्चर। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि क्या आप उस चीज को दोहरा सकते हैं? इसी चीज को अलग अलग सरफेस स्ट्रक्चर की हेल्प से भी बोला जा सकता है। जैसे कि आई आस्क यू वेदर यू आर एबल टू रिपीट इट, या फिर आई रिक्वेस्ट यू टू रिपीट इट, या फिर आई बेग यू पार्डन। तो ये तीनों क्या हो गए? यहाँ पर डीप स्ट्रक्चर के सरफेस स्ट्रक्चर हो गए। जैसे कि गेहूं का आटा होता है, उससे हम अलग अलग चीजें बना सकते हैं, जैसे कि हमने हलवा बना दिया, या पराठे बना दिए, या फिर आपने रोटी बना दी। तो जो यहाँ पर आपका डीप स्ट्रक्चर है उसको आप इस आटे की मदद से समझ सकते हैं, और जो आपका सरफेस स्ट्रक्चर है उसको आप इस हलवे की मदद से, इस पराठे की मदद से और इस रोटी की मदद से इजीली याद रख सकते हैं। कि डीप स्ट्रक्चर क्या होगा? जो कि आपके मीनिंग पर कॉन्सेंट्रेट करेगा कि उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है। और सरफेस स्ट्रक्चर क्या होगा? उसके डिफरेंट फॉर्म्स होंगे, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया। तो आई होप आपको इस थ्योरी से रिलेटेड
सब कुछ समझ आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है या कोई भी चीज़ है जो आपको समझ ना आई हो, तो आप उसको नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग, कि लैंग्वेज किस तरह से सीखते हैं और उसका एक्विजिशन, कि उसको किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट से एक्वायर करते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो होगी आपकी इस बारे में। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।